नासरन सचल थाने की हदूद में गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं ने मुज़ाहमत पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त 24 साल आतिफ के नाम से हुई है। वाक़ई का मुकदमा सचल थाने में दर्ज कर लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल सचल थाने की हदूद में एक और शहरी को जो है वो डकैती मुलामत के ऊपर कत्ल कर दिया गया। डकैतों ने फायरिंग करके आतिफ ब्रोही जो कि 23 से 24 साल जिनकी उम्र थी, उनको जो है वो कत्ल किया है। उनके चचा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट भी हैं। सर बताइएगा कि किस तरह ये वाक़या रहनुमा हुआ? हमने वो जगह भी देखी जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, किस तरह हुआ है ये बताइएगा? जी देखिए, रात के तकरीबन पौने 2 बज रहे थे, तो वो अपने फ्रेंड के साथ हम सामने ही रहते हैं, वो सामने ही ऐसे ही चले गए। तो वहाँ पे रोड के उस तरफ रॉबरी हो रही थी, डकैती हो रही थी। तो गार्ड को कुछ आम लोगों ने आके कहा कि सामने डकैती हो रही है। गार्ड ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। हवाई फायरिंग के नतीजे में उन्होंने रिस्पॉन्स करते हुए स्ट्रेट फायरिंग खोल दी गार्ड के ऊपर, क्योंकि वो गार्ड के बिल्कुल करीब ही थे। आतिफ जो मेरा भतीजा है, मेरे कजन का बेटा है, तो उनके पीछे ही मौजूद थे। तो एक गोली आके उनको लग गई, उनके सीने पे लग गई। फौरन उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनके बाद हमारे इल्म में बात आई, हम लोग फौरन हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन 1 घंटे बाद वो शहीद हो गए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? एडवोकेट हैं आप और इस तरह के वाक़यात भी देखते होंगे, केसेस भी देखते होंगे। कराची के जो शहरी हैं वो इस वक्त महफूज नहीं है और बिलखुसूस रमज़ानों में जो शहरी का टाइम होता है इसमें बहुत वारदातें होती हैं। देखें, रमजान जैसे ही स्टार्ट हुआ है, आप हर गली में रॉबरी हो रही है, हर गली में डकैती हो रही है। कोई ना कोई मासूम बच्चा जहां बहक हो रहा है। उस पर सबसे ज्यादा जो किरदार है हमारी पुलिस का है। हमारी सेफ्टी किसके जिम्मे में आता है? उनके जिम्मे में आता है। वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई शहरी महफूज नहीं है। कभी भी किसी भी वक्त किसी का भी घर उजड़ जाता है। देखिए, अफसोसनाक सूरत हाल है और मकतूल आतिफ जो हैं वो CSS की तैयारी कर रहे थे और मुख्तलिफ जो सरकारी नौकरियां आती हैं उसके अंदर भी उनकी बड़ी कोशिश रहती थी कि वो उसको उसका टेस्ट क्लियर करें और सरकारी नौकरी पे जो है वो फाइज हों। लेकिन अफसोस के साथ इस वाक़े में जो है वो शिकार हुए और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने भी वाक़े का नोटिस लिया है और वाक़े का मुकदमा सचल थाने में दर्ज किया गया है। ताहम अभी तक जो डाकू हैं वो पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद हैं। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि डाकुओं को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि इस पूरे वाक़े के ऊपर जो आला अफसरान हैं उनकी जानिब से नोटिस दिए गए हैं और SSP को हिदायत जारी की गई है कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। जी। संध असम्बली में MQM पाकिस्तान में ग्रुप बंदी की गूंज। MQM पाकिस्तान के रुकन से अपने ही रुकन कौमी असम्बली इकबाल खान पर इल्जामात और फिर यूटर्न। इकबाल खान कहते हैं अगर इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफा दे दूंगा। राना शौकत मेरे साथ 14 फरवरी को लियाकताबाद के जलसे में भी मौजूद थे। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइए। और जो बिल्कुल गुज़िश्ता रोज सिंध असेंबली में MQM पाकिस्तान के रुकने सिंध असेंबली राना शौकत की जानिब से अपने ही रुकने कौमी असेंबली इकबाल खान पर जान से मारने की धमकी का जो है इल्जाम आयद किया गया। बाद अज़ा उनकी जानिब से अपने ही बयान से जो है वो यू टर्न ले लिया गया। राना शौकत का कहना था कि बड़ों ने मामला जो है वो तय करवा दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है MQM पाकिस्तान के रुकने खान, हम इनसे बात करेंगे। उन्होंने पहले इल्जाम लगाया घर का, फिर उसके बाद उन्होंने इल्जाम लगाया ऑफिस का। देखें, ऑफिस की अगर वो बात कर रहे हैं तो यहाँ उनके पर्सनल ऑफिस तो मैं गया नहीं हूँ, ना उनके घर पे मैं गया हूँ। अच्छा, जहाँ तक MQM के ऑफिस की बात है तो MQM के ऑफिस तो हम जाते रहते हैं। यहाँ MNA MPA का ऑफिस है तो वहाँ शौकत भाई भी आते हैं, हम भी बैठते हैं वहाँ। हमारे जो कारकुनान हैं, हमदर्द हैं, तो अक्सर हम वहाँ जाते रहते हैं। इस तरह का कोई वाकया मेरी नज़र से तो गुजरा नहीं है। बहरहाल शौकत भाई अब वो किस वाकये की बात कर रहे हैं ये शौकत भाई से ही पूछना पड़ेगा। मेरे इल्म में तो इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि 14 तारीख का जो लियाकताबाद का जलसा था वो फुटेजेस मौजूद हैं, वो उसकी वीडियो मौजूद है। शौकत भाई स्टेज पर उस जलसे में मेरे साथ ही गए थे और स्टेज पर मेरे साथ मौजूद थे। अच्छा, उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि एकदम 16 या 17 तारीख को शौकत भाई ने ये बयान देना शुरू किया कि मेरा ताल्लुक एक ग्रुप से है और MQM के अंदर कोई धड़ेबंदी है। कोई इस तरह का MQM के अंदर कोई फैक्टर मौजूद नहीं है ग्रुप बंदी का। मेरे चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और ये है कि पार्टी डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी है शौकत भाई ने वो की है, क्योंकि शौकत भाई बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड से इंसान है और बेसिकली वो पॉलिटिक्स से उनका कोई पिछले अदवार में ताल्लुक रहा नहीं है। तो उनसे ये गलती हो गई है, सरजद हो गई है।
इस पर उनको जो है वो पार्टी क़यादत से जो है वो मशवरा भी करना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है बयान देकर, वो अपने बयान से जो है मुकर गए हैं। इनकी जानिब से चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनके जो है वो कार्रवाई का भी मुतालबा किया गया है। यहाँ आपको बताएं 5 सीनियर अफसरान ओहदों की मुंतजर 21 ग्रेड के अफसरान कई महीनों से ओएसडी बरकरार, इंतजामी ब्लॉक में तैनाती का बहरान जारी है। मजीद जानते हैं आज़ाद नोहरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा अफसरान ओहदों की मुंतजर हैं। 21 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसरान ओहदों के मुंतजर है, लेकिन हुकूमत सिंध की जानब से 5 अफसरान को ओएसडी बना दिया गया है। 5 अफसरान ओहदों के उसूल की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार इन अफसरान की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है, जिसके बायस इन अफसरान की तैनाती न हो सकी है। 21 ग्रेड के सीनियर तरीन अफसर हैं इकबाल अहमद सुमरो 7 अगस्त 2024 से तकरीर के मुंतजर हैं, जबकि 21 ग्रेड के ऊपर अफसर हैं सैयद इम्तियाज अली शाह जो 12 दिसंबर 2024 से ओहदा इनको न मिल सका है, जबकि 21 ग्रेड के तीसरे अफसर हैं मोहम्मद सलीम रजा जो 12 अप्रैल 2024 से ओहदे के मुंतजर हैं। 21 ग्रेड के एक और अफसर हैं अकरम अली ख्वाजा जो 21 जुलाई 2025 से इंतजामी ओहदे से महरूम हैं, जबकि 21 ग्रेड के अफसर और साबिक सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज मोहम्मद यासीन शर बलोच भी 21 जनवरी 2026 से तैनाती के मुंतजर हैं। जी ठीक है आज़ाद नोहरियों, आपका शुक्रिया, साथ रहिएगा। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नज़ीर अहमद कुरैशी का तबादला। नज़ीर अहमद कुरैशी स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरियों हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइए। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नज़ीर अहमद कुरैशी का तबादला करके उनको स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल तालीम तैनात कर दिया है, जबकि ये 20 ग्रेड का अफसर जिसकी तैनाती कर दी गई है। जबकि महकमा स्कूल तालीम के साबिक 2 स्पेशल सेक्रेटरी सैयद जुनैद अहमद शाह और सैयद इमदाद अली शाह के तबादले के बाद ये दोनों स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे खाली थे, जबकि नज़ीर अहमद कुरैशी के तबादले के बाद सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ओहदा खाली हो गया है। जी ठीक है आज़ाद नोहरियों, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कारोबारी मैदान से आपको अपडेट करें। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी, बेंचमार्क 100 इंडेक्स लड़खड़ा गया, सरमायाकारों के होश उड़ गए। 100 इंडेक्स में 6,439 पॉइंट्स की बड़ी कमी 1,73,169 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से एक हफ्ते में सरमायाकारों को 757 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा मंदी के हवाले से। जी देखा जाए ये हफ्ता स्टॉक मार्केट के लिए बहुत भारी रहा है। एक दिन में यानी जुमेरात 19 फरवरी को एक दिन में 100 इंडेक्स में 6,683 पॉइंट की तारीखी कमी एक दिन की रिकॉर्ड की गई, जिसपे स्टॉक मार्केट सरमायाकारों के होश उड़ गए। मुसलसल तेजी के बाद जो मार्केट में अब रिकवरी हो रही है, फरोख्त का दबाव देखा जा रहा है। तो एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 6,439 पॉइंट की बड़ी कमी हुई है और 1,73,169 की सतह पे बंद हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह का जायजा लिया है जो 1,79,696 रही है और कम तरीन सतह 1,70,000 से भी नीचे रही है। एक हफ्ते में 187 अरब रुपए मालियत के 3,26 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है और एक हफ्ते में शेयर की जो कीमत कम हुई है, यकीनन तौर पे 6,000 पॉइंट से ज्यादा कमी हो तो सरमायाकारों को 757 अरब रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जो शेयर की कीमत थी एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते में जो शेयर की कीमत गिरी है तो 757 अरब रुपए का घटा हुआ है, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 19,602 अरब रुपए पर आ गई है। ठीक है अशरफ खान, आपका शुक्रिया, साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, एक हफ्ते में पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 56 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब एक हफ्ते में ओपन एक्सचेंज में डॉलर 4 पैसे, यूरो 2 रुपए 77 पैसे और बरतानवी पाउंड 5 रुपए 5 पैसे सस्ता हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अशरफ, बताइए। जी करेंसी मार्केट का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है। इंटरबैंक में बात की जाए तो एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 56 पैसे पर बंद हुआ है, जबकि एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 4 पैसे कमी से 280 रुपए 62 पैसे पर आ गया है।
जबकि देखा जाए दीगर करेंसी की बात, एक हफ्ते में यूरो ₹2.77 सस्ता होकर ₹331.90 पर आ गया है। एक हफ्ते में बरतानी पाउंड ₹5.05 सस्ता हुआ है और ₹380 पर आ गया है। साथ ही एक हफ्ते में देखा जाए यूएई दिरहम जो है 2 पैसे कम होकर ₹77.19 और सऊदी रियाल 2 पैसे बढ़कर ₹75.34 पर पहुंच गया है। जबकि देखा जाए स्टेट बैंक ने एक हफ्ते में जो ज़र मुबादला का डाटा दिया है कि स्टेट बैंक का ज़खायर $1.91 लाख इजाफे से $16.19 पर पहुंच गए। इसके बावजूद देखा जा रहा है जो रुपए की कदर में बेहतरी हुई है, डॉलर और दीगर करेंसी सस्ती हुई। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तिजारती खसारे में इजाफे पर सनतकारों ने इकदाम करने पर जोर दिया है और पाकिस्तान कार्टन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अफीफ सदीकी का कहना है कि गैर ज़रूरी अशिया की दरामद में इजाफा माहाना $6 अरब का बिल बढ़ा रहा है। हुकूमत तरसीलात ज़र से हासिल डॉलर्स को कर्ज की अदायगी पर खर्च करे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइए। जी, देखा जाए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तान का तिजारती खसारा फिर से कंसर्न हो रहा है। इसको सिर्फ जो तरसीलात ज़र बचा रही हैं, जो 7 माह में देखा जाए $22 अरब का तिजारती खसारा हो गया है और तकरीबन जो 28% का बड़ा इजाफा है गुज़िश्ता माली साल के। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है जानते हैं। और पाकिस्तान कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के जो चेयरमैन है अफीफ सदीकी के हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर कंसर्न, पहले भी आपने कहा कि इम्पोर्ट को कर्टेल करना होगा, लेकिन नहीं हो रही। $6 अरब की इम्पोर्ट हो रही है। देखिए, ये हम फिर उसी एक प्रॉब्लम पे आके खड़े हो सकते हैं जहां पे हम आज से 2 साल 3 साल पहले खड़े हुए थे कि हमारे पास डॉलर्स की कमी थी, बैंक एलसीज नहीं खोल लेते, हमारी पाकिस्तान की रेटिंग नीचे जाती जा रही थी और सब डिफॉल्ट की आवाजें उठा रहे थे। उसका मेन ही रीजन ये था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा था और हम दोबारा उसी डगर पे चल रहे हैं कि हम बगैर सोचे समझे हर चीज की इंपोर्ट कर रहे हैं। हम हर चीज को इंपोर्ट खोली हुई है, चाहे वो जानवरों के खाने से लेके वो नॉन एसेंशियल आइटम्स, लग्जरी आइटम्स, आपको जो इंपोर्ट करना है इस वक्त आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स हमें रिस्ट्रिक्शन चाहिए कि लग्जरी आइटम्स और नॉन एसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट नहीं करने पाकिस्तान ने। आप उसके ऊपर चाहे ड्यूटी स्ट्रक्चर इतना बढ़ा देंगे वो फीजिबल ना रहे, आप उसके ऊपर जो है वो एलसीज खोलने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि ये जो लग्जरी आइटम्स और नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं इसको थोड़े सालों के लिए रिस्ट्रिक्ट करें। हमें अभी दिख रहा है कि यार इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रही है, हम अभी से इसको कर्टेल करें, हम इंपोर्ट को रोकें, हम रॉ मटेरियल्स और एसेंशियल आइटम्स को इंपोर्ट करें, बाकी लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट को बिल्कुल रोका जाए। तब देखा जाए गवर्नमेंट जो ये कह रही है तरसीलात ज़र तो आ रही है ना, तरसीलात ज़र आ रही है वो कंट्रोल कर रही है, लेकिन तरसीलात ज़र जो है दूसरे मकसद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो तिजारती खसारे यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है, तो एक्सपोर्ट हमें बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक तो हमें एक एक्सपोर्टिंग कल्चर बनाना होगा, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट लानी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर। और जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली दफा किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो एक्नॉलेज किया कि हमारी टैक्सेशन और हमारी यूटिलिटी की जो कॉस्ट है वो हमारी एक्सपोर्ट को जो है हिंडर कर रही है, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप ये है कि कम से कम एक्नॉलेज प्रॉब्लम है हमारी। लेकिन हमें साथ ये भी समझना पड़ेगा कि हमें डेट सर्विसिंग में बहुत सारा पैसा आईएमएफ को भी वापस करना है, चाइना को भी वापस करना है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी वापस करना है। तो जो हमारे पास फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, हम वो फॉरेन रेमिटेंस को बचाएं कि हम उससे अपनी कर्जे माफ करवाएं, यानी कि हम जो है वो इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की डेफिसिट को पूरा करते रहें। इस तरह तो हमारे जो कर्जे हैं वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। जी, जैसा कि आपने सुना अहम तजावीज़ दी गई हैं और वजीर खजाना ने बहुत अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें वजीर खजाना भी माना है कि पाकिस्तान में पैदावारी लागत बहुत, अगर ये कम होती है तो पाकिस्तान की बरामदात और पैदावार बढ़ सकेगी। जी, न्यू कराची सेक्टर F5 में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। कई घंटों की लोड शेडिंग से इलाके में घरेलू उमूर मुतासर और कारोबार ठप हो गया है। आगाह कर रही हैं दुआ शकील पराचा। बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि रमज़ान मुबारक जो है उसका आगाज़ हो चुका है और रमज़ान के अंदर भी जो है शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं कराची के इलाके, न्यू कराची के इलाके सेक्टर 5F की दुकान में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों को अभी भी बिजली की जो है बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग यहाँ पे जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ख़ास तौर पर वो लोग जो कारोबार चलाते हैं, जिनकी दुकानें वगैरह हैं। तो इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पे बिजली की, कितने घंटे यहाँ पे बिजली जाती है? यहाँ पर तो 3-3 घंटे बिजली जाती है, होती भी नहीं है, बाई टाइम चली जाती है और सारा दिन के लिए चली जाती है। 1 घंटा आती है, 1.5 घंटे के लिए कभी चली जाती है, कभी आती नहीं है। और जो है ये मामला इसमें है, कारोबार करना बहुत मुश्किल हो रहा है।
तो मुझे बताएंगे कि ये एलानिया है या गैर एलानिया लोड शेडिंग, मतलब इसको स्केड्यूल इसका कुछ पता नहीं होता। बार टाइम ऐसा होता है कि जो है ना, कभी बंद कर देते हैं, बताते भी नहीं है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, ऐसा मसला हो रहा है यहाँ पर ना। अब ये है कि 1.5 घंटे की लाइट आती है, रमजान का टाइम है, अब इसमें काम करना है, अभी आई है लाइट और अभी कुछ पता नहीं किसी टाइम भी चली जाए, घंटे के लिए आए या 1.5 घंटे के लिए आए, और जाती है 3-3 4-4 घंटे चली जाती है। बार टाइम ऐसा होता है कि आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही है तो चली गई। ये मामला बहुत होता है इसमें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे। इनका यही कहना था कि यहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है बहुत ही बुरा हाल है कि कभी भी बिजली आ जाती है और कभी भी चली जाती है। तो यहाँ पे इस हालात के अंदर कारोबार करना काफी ज्यादा जो है वो मुश्किल हो चुका है, और साथ ही साथ रमजानुल मुबारक भी है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इनकी यही जो है दरख्वास्त है इंतजामिया से कि वैसे तो नहीं ख्याल, लेकिन रमजान के अंदर कम अज कम इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि रोजेदार वगैरह होते हैं, कारोबार वगैरह चलाने होते हैं, तो लोड शेडिंग का जो कम अज कम जो स्केड्यूल है वो दे दिया जाए ताकि जो शहरी हैं वो पहले से अपना काम निपटा लें। जी नासरिन, रमजानुल मुबारक में भी शहर कायद में पानी का बहाल है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। मुफर्रत में सीवरेज की अमजिश शिकायत पानी के बाद पर हैं। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइए। रमज़ानुल मुबारक का तो आगाज़ हो चुका है, लेकिन शहर कायद के जो बासी हैं उनके मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। शहर के मुतादिद इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी की फराहमी मुअत्तल है, वहाँ पर शहर कायद के बसियों को पानी फराहम नहीं किया जा रहा, उन्हें पानी मुयस्सर नहीं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे बफर जोन सेक्टर 52 के, जहाँ पर पानी तो आ रहा है लेकिन वो पानी है जो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि ये पानी यहाँ पर बज़ाहिर तो आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है कि ये साफ़ पानी है, लेकिन इस पानी में इतनी स्मेल है कि यहाँ के जो मकीन है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूँगी। आप मुझे बताइएगा कि ये जो बदबू वाला पानी है ये कब से आ रहा है? जी, ये तकरीबन 20 या 22 दिन हो गए हमारे यहाँ, और बदबूदार पानी आ रहा है और सीवरेज से लाइन मिल गई है। शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ ये इशू, लेकिन ज़ाहिर है उसकी वजह से ज़ाहिर सारी चीज़ें ही गंदी। हम टैंक नहीं भर सकते, टैंक में पानी जा रहा है, टैंक की सफाई करवाई है हमने 2 बार। जी बिल्कुल, वज़ू बनाने के लिए दूसरे और हज़ार काम होते हैं घर के ख़वातीन के। आप बताइएगा कि जैसे इन्होंने कहा कि फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करते हैं, फ़िल्टर का पानी भी कोई सस्ता तो आता नहीं है, अगर आप एक टैंकर भी डलवाएं तो वो भी अब महंगा हो गया है, तो किस तरीके से गुजारा करते हैं? बस गुजारा ऐसे ही हो रहा है मैडम कि बस बाहर से बच्चे फ़िल्टर से लेके आ रहे हैं पीने के लिए और बाकी टैंकर डल रहा है। मुझे बताइएगा कि पानी का बिल भी आता है यहाँ पे? जी बिल्कुल, जी आता है, और पेमेंट हम भरते हैं, भर रहे हैं और 800 हो गए अब तो। मतलब एक घर वाला तकरीबन 400-500 रुपये बिल भर रहा है, और अल्लाह का शुक्र है हम लोग, हमारे बफर जोन में ये है कि इस किस्म की कोई वो चोरी नहीं है कि पानी बिल भी भर रहे हैं या बिजली के ये बिल दिए जाते हैं। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि बिल जो है हर महीने आ रहे हैं, यहाँ पर जो है पानी फराहम नहीं किया जा रहा, साफ़ पानी है, क्योंकि बदबूदार इतना पानी आ रहा है। इस पानी से ना कपड़े धुल सकते हैं, ना किचन के बर्तन धुल सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर ख़वातीन का स्पेशली डबल काम होता है, और बर्तनों की तादाद जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, सहरी के अलग, अफ्तारी के अलग, उसके बावजूद यहाँ पर जो है इस महीने में भी शहरियों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो बाहर से फ़िल्टर का पानी ख़रीदते हैं और जो टैंकर है वो ख़रीद के डलवाते हैं, तो उनका गुजारा होता है। इससे इनका मुतालबा है कि जिस तरीके से बिल हर महीने दिए जाते हैं उसी तरीके से इनको साफ़ सुथरा पानी भी फराहम किया जाए। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।